सुनो, ये कहानी है परली गांव की। नक्शे पर परली एक छोटा सा धब्बा है जहां पिछले 50 सालों में शायद ही कुछ बदला हो। वहां के बीचों बीच एक बहुत बड़ी कोठी है, ठाकुर रणविजय सिंह की। सफेद चूने से पुती दीवारें, जिन पर बरगद की घनी छांव से सीलन की काली नसें उभर आई हैं, और सामने एक पुराना कुआं जिसकी पानी सूख चुकी है। मैं उस कोठी में इसलिए गया था क्योंकि ठाकुर साहब का परिवार अब शहर में रहता है और मुझे एक वास्तुकार के तौर पर उस कोठी को एक हेरिटेज होटल में तब्दील करने का ठेका मिला था। मैं दिल्ली से सीधे उस गांव पहुंचा था। दिमाग में सिर्फ नक्शे और लागत के अनुमान थे। मेरे साथ सिर्फ मेरा एक पुराना दोस्त रजत था, जो फोटोग्राफर था और पुरानी इमारतों का दीवाना था। हम जून की उस दोपहर पहुंचे जब लू अपने पूरे शबाब पर थी। पेड़ों के पत्ते भी हार कर झुक गए थे। कोठी के बाहर गांव का एक बूढ़ा चौकीदार रामकिशन खटिया पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें भीतर धंसी हुई थीं और उसने एक अजीब सी उदासीनता से हमारी तरफ देखा। जब मैंने ठाकुर साहब की चिट्ठी दिखाई तो उसने एक लंबी थकी हुई सांस छोड़ी और बिना कुछ बोले लोहे का भारी दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही एक ठंडी, बासी और भारी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे कोठी ने दशकों से सांस न ली हो और अब एक लंबी उच्छ्वास छोड़ रही हो। भीतर का आंगन बहुत बड़ा था। चारों तरफ बरामदे और ऊपर एक बड़ा हॉल। सब कुछ धूल से अटा पड़ा था। मोरों के पर बिखरे थे और कबूतरों की बीट से फर्श की संगमरमर की चमक पूरी तरह दब चुकी थी। मुझे तुरंत एक अजीब सी बेचैनी हुई। ये कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी सिहरन पैदा करने वाली उदासी थी जो दीवारों से रिस रही थी। रामकिशन ने हमें ऊपर के हॉल के पास वाले 2 कमरे खोल कर दिए। वहां बिजली नहीं थी, इसलिए उसने एक मिट्टी के तेल की लालटेन जला दी। उसकी रोशनी में दीवारों पर लगे ठाकुर परिवार के पुराने चित्रों की आंखें और भी गहरी और डरावनी लग रही थीं। मैंने रामकिशन से पूछा, ये कमरा क्यों बंद है? इसमें क्या है? रामकिशन की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुईं। उसने तुरंत अपनी नजरें उस दरवाजे से हटा लीं और जमीन की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, यहाँ कुछ नहीं है बाबूजी। ये कोठरी तो सदियों से बंद है। इसे खोलने की जरूरत नहीं। ठाकुर साहब ने भी मना किया है। उसकी आवाज में एक विचित्र सी कंपकपी थी जिसने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैंने कहा, लेकिन हमें तो पूरी इमारत का नक्शा बनाना है, अंदर की दीवारों की हालत देखनी है। इस पर रामकिशन ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी जोरदार थी कि मुझे दर्द हुआ। उसकी उंगलियां सूखी टहनियों की तरह मगर फौलादी थीं। उसने मेरे करीब आकर फुसफुसाया। उसकी सांसों में कच्ची हल्दी और गुटके की गंध थी। बाबूजी, मैं बूढ़ा हूं। मैंने बहुत कुछ देखा है। उस कमरे में जाने का मतलब है गांव की नींद खराब करना। उस कमरे का अपना एक चेहरा है और वो चेहरा देखने लायक नहीं है। चाबी कहीं नहीं है। अगर थी भी तो मैं नहीं देता। सो जाओ। इतना कहकर वो लंगड़ाते हुए तेजी से बाहर की तरफ चला गया, जैसे उस दरवाजे के पास एक पल भी और खड़ा रहना उसे मंजूर ना हो। रजत, जो अब तक चुपचाप दीवारों पर उभरे ज्यामितीय नमूनों की तस्वीरें खींच रहा था, मेरे पास आया। उसकी आंखों में भी अब एक चमक थी। वो बोला, यार, ये तो वही वाली बात है। पुरानी हवेलियों में एक बंद कोठरी जरूर होती है। इसमें कोई भूत प्रेत तो नहीं कैद? मैं हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी सूखी और बनावटी थी। मैंने कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, बस दिमाग का फितूर है। और हम पेशे से आर्किटेक्ट और फोटोग्राफर है। भूत प्रेत का गेका नहीं लिया। चल आराम करते हैं। लेकिन रात होते होते हमारे बीच का वो बातचीत का सन्नाटा गहराने लगा। गांव में अंधेरा इतना गाढ़ा होता है कि लगता है उसे चाकू से काटा जा सकता है। सन्नाटा भी सुनाई देने लगता है। हम दोनों अपने अपने कमरों में थे। लालटेन की रोशनी टिमटिमा रही थी। मैंने करवट बदली तो पलंग की पुरानी चरमराहट पूरी कोठी में गूंज गई। नींद नहीं आ रही थी। मेरे कान उस दरवाजे के पास से आने वाली आवाजों की तलाश में लगातार सतर्क थे।
पहले तो सिर्फ झिंगुरों का शोर था, फिर कहीं दूर कुत्तों के रोने की आवाज आई। कुत्तों का रोना, गांव वाले इसे अपशगुन मानते हैं। फिर अचानक एक आवाज आई। ये आवाज न हवा की थी और न ही चूहों की। यह आवाज थी किसी भारी और चिकनी चीज। मैं किसी तरह सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ मैं बाहर निकला तो रजत पहले से ही आंगन में बैठा चाय की चुस्की ले रहा था। वो थोड़ा उदास लग रहा था। मैंने उससे पूछा, रात को आवाज सुनी तुमने? कोई घूम रहा था क्या? रजत ने अजीब नजरों से मुझे देखा और कहा, नहीं यार, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि वो बंद कमरा खुल गया है और उसमें से बहुत पुराने जमाने की औरतें निकल रही हैं। सबके हाथों में मोमबत्तियां थीं और वो किसी चीज का इंतजार कर रही थीं। बड़ा अजीब सपना था। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रामकिशन से उस कमरे के बारे में फिर पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस चुपचाप लालटेन में तेल डालता रहा और जाने की जिद करने लगा। उसने कहा कि उसे शाम से पहले गांव जाना है और रात को वो यहां नहीं रुकेगा। ये सुनकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई, डर और जिज्ञासा का मिला-जुला एहसास। दिन भर हम मापझोंक में लगे रहे, लेकिन न चाहते हुए भी हमारे कदम बार बार उस पिछवाड़े की तरफ बढ़ जाते। दिन के उजाले में वो लोहे का दरवाज़ा और भी भयानक लग रहा था। उस पर कोई निशान नहीं था, कोई डिज़ाइन नहीं थी, बस सपाट लोहे का एक टुकड़ा। और उसके ठीक ऊपर की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें शीशे नहीं थे, बल्कि लोहे की मोटी जाली लगी थी। जाली के उस पार घूप अंधेरा था, इतना गाढ़ा कि दिन के उजाले में भी भीतर कुछ नहीं दिखता था। जैसे ही मैंने उस जाली के पास अपनी आंख लगाने की कोशिश की, एक तीखी, मीठी और सड़ी हुई गंध मेरे नथनों से टकराई। ये गंध किसी फूल की नहीं थी, बल्कि बहुत पुराने इत्र, सीलन और किसी मृत चीज के मिले-जुले होने की गंध थी। मैं घबराकर पीछे हट गया। शाम होते होते रामकिशन अपनी लाठी टेकता हुआ चला गया। जाते जाते उसने फिर से मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बस अपना सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैंने तो आगाह कर दिया था। हम दोनों अकेले रह गए उस विशाल, सूनी और खामोश कोठी में। रजत ने शाम को ही कुछ शराब की व्यवस्था कर रखी थी। हम दोनों आंगन में बैठकर पीने लगे। हमने दोनों लालटेनें उठाईं और एक भारी हथौड़ा लेकर पिछवाड़े की तरफ गए। कोठी का वो हिस्सा अब और भी डरावना लग रहा था। हमारे कदमों की आहट दीवारों से टकराकर कई गुना होकर लौटती थी। मैं लालटेन पकड़े खड़ा था और रजत ने हथौड़े से ताले पर चोट की। 1 बार, 2 बार, 3 बार। तीसरी चोट पर ताला एक भारी गड़गड़ाहट के साथ टूटकर जमीन पर गिर गया। उसके गिरने की आवाज किसी विस्फोट की तरह सन्नाटे को चीर गई। हमने सांकल खोली। दरवाजा बिना किसी आवाज के अपने आप थोड़ा सा खुल गया, मानो वो पिछले 100 सालों से हमारे ही इंतजार में खुलने को बेताब था। उस खुले हुए हिस्से से वही मीठी और सड़ी हुई गंध बाहर आई, लेकिन इस बार वो और भी तीखी थी, जैसे खून में भीगी हुई मोगरे की माला। हमने दरवाजे को पूरा धकेल कर खोला। लालटेन की रोशनी भीतर गई तो हम दोनों की सांसें थम गईं। ये कोई कोठरी नहीं थी, ये एक पूरा कमरा था, एक बहुत बड़ा सुसज्जित कमरा, और ये बिल्कुल साफ सुथरा था। यही सबसे डरावनी बात थी। पूरी कोठी में सदियों की धूल जमी थी, लेकिन ये कमरा ऐसा लग रहा था जैसे अभी-अभी किसी ने इसे पोंछा हो। फर्श पर मखमली कालीन बिछी थी। दीवारों पर बहुत पुराने जमाने के शीशे लगे थे, जिनके फ्रेम चांदी के थे। कोने में एक बड़ा सा पलंग था जिस पर सफेद चादर बिछी थी और तकिए पर जरीदार गुलाब के फूल कड़े हुए थे। लेकिन सबसे अजीब चीज कमरे के बीचों बीच रखी हुई थी। एक लकड़ी का पुराना चौकोर चबूतरा, जिस पर किसी चीज को ढकने के लिए एक भारी लाल मखमली कपड़ा बिछा हुआ था। कपड़े के नीचे एक आकृति उभर रही थी। वो आकृति किसी लेटे हुए इंसान की लग रही थी। रजत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब नशा नहीं था, सिर्फ खौफ था, लेकिन उसकी उंगलियां उस मखमली कपड़े की तरफ बढ़ ही रही थीं। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई।
रजत ने कपड़े का एक कोना पकड़ा और एक ही झटके में उसे खींच लिया। कपड़ा हवा में लहराता हुआ नीचे गिरा और हमने जो देखा उसे देखकर मेरे शरीर की सारी गर्मी जैसे निकल गई। वहां एक बहुत बड़ा अंडाकार सा दर्पण रखा हुआ था। अचानक कमरे की सारी लालटेनें एक साथ बुझ गईं। एकदम सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज शुरू हुई जो मैंने पिछली रात सुनी थी, रेशमी साड़ी के घिसकने की आवाज। लेकिन इस बार ये कमरे के भीतर ही थी और उसके साथ पायलों की रुनझुन भी थी। छम 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 आवाज करीब आ रही थी। हम दोनों जड़वत खड़े थे। अंधेरे में सिर्फ वो दर्पण चमक रहा था और उस दर्पण में उस दुल्हन की आकृति अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो उठ रही थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। उस दर्पण के भीतर से 2 हाथ बाहर निकल आए, पतली कलाइयां जिनमें लाल और सफेद चूड़ियां थीं और हथेलियों पर गहरी लाल मेहंदी की डिजाइन थी। वे हाथ दर्पण के किनारों को पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींच रहे थे, जैसे कोई पानी से बाहर निकल रहा हो। रजत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। मैंने उसकी बांह पकड़ी और जोर से खींचा। भाग रजत, भाग! हम उल्टे पांव उस कमरे से बाहर भागे। पीछे से पायल की आवाज अब और तेज हो गई थी। हमने दरवाज़ा जोर से भेड़ने की कोशिश की, लेकिन वो भिड़ नहीं रहा था, जैसे किसी ने अंदर से उसे रोक रखा हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का मारा और रजत ने तुरंत बाहर से लोहे की सांकल चढ़ा दी। हम दोनों हाँफते हुए आंगन में गिर पड़े। दरवाजे के पीछे से आवाजें आ रही थीं। अब वो सिर्फ पायल नहीं थी, बल्कि सिसकियां थीं, किसी स्त्री के रोने की धीमी, मध्यम और दर्द भरी सिसकियां। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतनी गहरी शांति कि हमें अपने दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। हम पूरी रात आंगन में बैठे रहे। न नींद आई, न हिम्मत हुई कि कमरे में जाकर सामान बांधें। हमें ये भी नहीं पता था कि वो कौन थी और वो दर्पण क्या था। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हम भागकर गांव की तरफ गए। रामकिशुन हमें आता देख बिना कुछ पूछे ही सब समझ गया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, देख लिया ना उसे? वो ठाकुर साहब के परदादा की सबसे छोटी बहू थी। नाम था कमलिनी। उसकी शादी के दिन ही ठाकुर साहब के परदादा रजत का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांप रहा था। मैंने पूछा, लेकिन रामकिशन, कमरा अंदर से इतना साफ क्यों था? रामकिशन ने मेरी आंखों में देखा और बोला, वो ही रोज सफाई करती है। और बाबूजी, कल रात उसने जो तुम दोनों में से किसी एक को देखा है, वो अब उसे कभी नहीं भूलेगी। वो दर्पण बंद कमरे में रहेगा, लेकिन उसकी परछाई अब जहां भी जाओगे तुम्हारे साथ रहेगी, खासकर उसके साथ जिसकी आंखें सबसे पहले उस दर्पण के भीतर झांकी की। मैंने रजत की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी हुई थीं। हम चुपचाप वहां से चल दिए। लेकिन रात को जब हम दिल्ली लौटे और रजत अपने फ्लैट में गया, तो उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपकंपी थी। उसने कहा, यार, मेरे कमरे के शीशे में कुछ गड़बड़ है। उसमें मेरे पीछे एक सफेद साड़ी वाली परछाई दिख रही है और मेरे कमरे से पायल की आवाज आ रही है। फोन कट गया। मैंने घबराकर उसे कई बार फोन लगाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। अगले दिन पता चला कि रजत अपने कमरे में बेहोश मिला। उसके हाथों की हथेलियों पर गहरे लाल रंग की मेहंदी के निशान थे और वो अब तक कोमा में है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे कि हथेलियों पर ये लाल रंग क्या है, लेकिन मैं समझता हूं। मैंने वो रात देखी है और अब हर बार जब मैं किसी शीशे के सामने से गुजरता हूं तो मेरी सांसें थम जाती हैं। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उस दर्पण में मेरे पीछे वही सफेद साड़ी वाली दुल्हन न खड़ी हो और उसके हाथ, वही मेहंदी रचे हुए हाथ, मेरे कंधे को छूने के लिए बाहर न निकल रहे हों।
वो रात